आती है। ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है? ऐसी गैस जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ये आइडियल गैस, ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। और आइडियल गैस जो है, इट पोजेसेस ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट पोजेसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी। ऐसी गैस, आइडियल गैस में तीन बातें आपने याद रखनी है कि ये गैस लॉज को ओबे करती है, नंबर टू, ठीक है, ऑल गैस लॉज को ओबे करती है, नंबर टू जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, और नंबर तीन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स की, और चौथी बात यह है कि इनकी सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेटा कुछ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स हैं जो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंड इंटरनल एनर्जी है। तो दीज आर दी मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है। दूसरी बात, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कौन से होते हैं? जिसमें हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, और उससे रिलेटेड किन से हम बात करेंगे, वो उसकी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। सो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ द आइडियल गैस क्या है? वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या आइडियल गैस मॉडल जो है वो क्या होता है जी? नंबर एक, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, 5-6 बातें आपने इसमें याद रखनी है। नंबर एक कि जो गैस, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस तो काफी ज्यादा है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा है। इन्हें हम फिर क्या कहेंगे? पॉइंट मैसेज है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस आर कंसिडर्ड point masses. It means the size of the molecules is very very small as compared to distance between them. So इनकी जो मोशन है वो क्या होती है? नंबर टू, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स रैंडम, यानी 3 डायमेंशनल मोशन है। जैसे तितली की उड़ान होती है, बटरफ्लाई जैसे मूव करती है, ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये इस मोशन को क्या बोलते हैं? स्मोक जो पार्टिकल्स हैं, धुआं, अगर धुआं फजा में ऐसे छोड़ा जाए तो वो भी क्या करता है? 3 डायमेंशनली मूव करता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन का क्या मतलब आपने ज़हन में रखना है कि 3 डायमेंशनल मोशन है। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, x, y और z। ये आपने ज़हन में रखना है। वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब ये है कि एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर, फाइनाइट वॉल्यूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी एक, आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक यूनिट क्यूब के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यानी 1 मीटर इधर हो, 1 मीटर ऊपर की तरफ हो, 1 मीटर आपकी तरफ हो, तो ये जो छोटा सा एक डब्बा बनेगा मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। अब देखो, 1 मीटर अगर ऐसे है, 1 मीटर ऐसे है, 1 मीटर ऊपर है, इसके अंदर आप में से किसी को उसके अंदर डाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है शायद हो सकता है एक ही बंदा उसके अंदर जाए, या मैक्सिमम 2। लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने आ सकते हैं जी? 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं इन 1 मीटर क्यूब और 1 पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है। फिर ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो आइडियल गैस मॉडल है या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ये मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट कोलिजन। यानी क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर तब फोर्स लगाएंगे जब वो कोलाइड करेंगे। जब वो क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। इधर भी आपने ये ज़हन में रखना है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर का मतलब ये है जब तक वो टकराते नहीं है। अगर टकराएंगे तो फिर एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है जी। उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम है, मॉलिक्यूल्स आपस में रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? ना सिर्फ आपस में टकराएंगे बल्कि जिस कंटेनर के अंदर आपने उन्हें लिया हुआ है उनकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। तो मॉलिक्यूल्स का ना सिर्फ आपस में बल्कि वॉल्स के साथ जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है जी? इलास्टिक कोलिजन है। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? दैट कोलिजन इन विच नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। सो दैट कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। छठी और
सी है जी इस मॉडल के हवाले से कि ये जो मॉडल है ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को रिलेट करता है किसमें, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के साथ। तो इट रिलेट्स, आइडियल गैस मॉडल रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स विद द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। सो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को यानी हम प्रेशर का फॉर्मूला निकालेंगे वेलोसिटी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, टेंपरेचर का फॉर्मूला निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या वेलोसिटी की फॉर्म में। तो इसका मतलब है ये आपस में रिलेट करता है किनको, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के साथ। तो दीज आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और द आइडियल गैस मॉडल। कौन से पॉइंट मैसेज होती है जी मॉलिक्यूल्स की, इलास्टिक कुलियन होता है, सेप्ट कुलियन, और आखिरी बात सॉरी। तो अब एल क्यूब कितना होगा जी, एल क्यूब। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वी हैव एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कंटेनर के अंदर क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स, जब ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये इन वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं। जब ये वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं तो दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स। तो हमने उस वो गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं इसके लिए हमने रिलेशन ड्राइव करना है, और उसके लिए सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेने के बजाय हम इस प्रॉब्लम को जरा आसानी की खातिर क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं और वो किसी एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फर्ज करें एक मॉलिक्यूल, तुमके तमाम मॉलिक्यूल्स की मास क्या है, सेम है, लेकिन उनमें से एक मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है जो इस बॉक्स की या क्यूबिकल बॉक्स की राइट फेस की तरफ जा रहा है, ए बी सी डी की तरफ जा रहा है। किस वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस हमने लिया है तो वो v1x से जा रहा है। यही मॉलिक्यूल नंबर 1 जिसकी मास m है उसका वो किस वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट फेस जा रहा है जी, v1x से। तो उसका मोमेंटम फिर कितना होगा, मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, कोलाइड करने से पहले उसका मोमेंटम क्या होगा, mv1x। यहां टकराया, टकरा के वापस चला गया, तो स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई है। वेलोसिटी इधर राइट पे अगर v1x है तो ये माइनस v1x होगी, तो वो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज हो गया। तो देखो मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन कितना है, mv1x, ठीक है, mv1x। आफ्टर कोलिजन कितना हो गया, माइनस mv1x, टकरा के वापस आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी माइनस mv1x माइनस mv1x, तो क्या बन गया, माइनस 2mv1x। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज माइनस 2mv1x। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, टाइम से डिवाइड कर दें, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस 2mv1x ओवर डेल्टा टी। यहां तक प्रॉब्लम है, ठीक है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही दफा टकराना है। वो बार बार क्या करेगा, उन दोनों राइट और लेफ्ट फेसेस के दरमियान क्या करेगा जी, वाइब्रेट करेगा। तो अगर मॉलिक्यूल राइट फेस के साथ टकराया है तो फिर इधर गया वापस, कितने टाइम के बाद दोबारा राइट फेस के साथ टकराएगा, बताइए जी, वो बार बार टकरा रहा है ना, तो कितने टाइम के बाद, लेट्स से जाने का टाइम, आने का टाइम, इतने टाइम के बाद ही वो दोबारा इस फेस के साथ टकराएगा, क्योंकि जब भी वो राइट फेस के साथ टकराएगा उसका इतना मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब जब उसका इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो हमें ये टाइम निकाल दें कि ये उसका कितने टाइम के बाद दोबारा वो टकराएगा। तो देखो यहां टकराया, फिर इस फेस के साथ जाकर टकराया, फिर वापस आ गया, बस समझ में आ गई। तो कितना डिस्टेंस वो इधर गया है दूसरे फेस की तरफ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, l, वापस आने का डिस्टेंस l, तो दो आने जाने का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2l। किस स्पीड से गया है, v1x, आया किससे है, v1x। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो आने जाने का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2l, टाइम कितना हुआ, डेल्टा, किस स्पीड से गया था, v1x से। तो इसका मतलब है स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से डेल्टा टी इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो डेल्टा टी टाइम जो है वो कितना आ गया बेटा, 2l ओवर v1x, 2l ओवर v1x। अब आपने इस डेल्टा टी की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो फिर क्या आएगा, और हमें पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, F इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t, पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि दिस इज द फोर्स, this is the force, rate of change of momentum of the molecule, this is the force exerted by the molecule on the right face। right face पर molecule कितनी force लगाएगा जी, ये बेटा ये वाली इक्वेशन लिखी है, इसमें सिर्फ डेल्टा टी की वैल्यू पुट की है, तो 2 से कैंसिल, v1x ऊपर चला गया, तो क्या बन गया, माइनस m v1x स्क्वायर ओवर v1 स्क्वायर v1x स्क्वायर ओवर l। दिस इज द फोर्स exerted by molecule on the right face। चूंकि मोमेंटम किसका चेंज हुआ था, मॉलिक्यूल का, तो फिर मॉलिक्यूल पर ये लगने वाली फोर्स है, द फोर्स exerted by राइट फेस
द फोर्स exerted by right face on the molecule, on the molecule, ये जरा लिख ले, the force exerted by right face on the molecule, यानी मॉलिक्यूल पर कितनी फोर्स लगी बताओ, -2mv1x डिवाइड बाय दिस, ये मॉलिक्यूल पर लगने वाली फोर्स है। तो फिर मॉलिक्यूल कितनी फोर्स लगाएगा जी, बताओ जी, मॉलिक्यूल कितनी फोर्स लगाएगा, उतनी ही लगाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन द राइट फेस, द फोर्स, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन द राइट फेस, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो, माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस हो गया, क्यों हो गया, बाय न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मॉलिक्यूल ने राइट फेस पर कितनी फोर्स लगाई, इतनी, एक ने इतनी लगाई, सारों ने मिलकर कितनी लगाई, इतनी। तो इनको ऐड करें, ये देखो m ओवर l सब में कॉमन आ जाएगा बेटा, तो v1x square plus v2x square up to vn x square, this is the force exerted by all the molecules on the right face. So what will be the pressure exerted by all the molecules along x axis or on the right face, right face x axis की तरफ है ना, तो फिर क्या होगा, fx force per unit area, area कितना होता है l square, fx की ये वाली वैल्यू लगाएं तो m over l cube हो गया ना, ये l square इससे मल्टीप्लाई हो गए, तो m over l cube this। अब यहां से जरा हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर है, मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसके बराबर आ गया, एक मॉलिक्यूल की मास कितनी, स्मॉल m, सारे मॉलिक्यूल की मास कितनी बेटा, mn डिवाइड बाय l क्यूब। तो यहां से m ओवर l क्यूब, m ओवर l क्यूब किसके बराबर आ गया, रो ओवर n। इस फार्मूले में m ओवर l क्यूब की जगह क्या लगाएंगे, रो ओवर n, n इधर लिख लिया, तो मसला है यहां तक, कोई मसला नहीं है। अब एक बात आप ज़हन में रखें कि मॉलिक्यूल जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आ गया, तो व्हाट विल बी द एवरेज, एवरेज क्या आई, जीरो। लेकिन इफ वी टेक द एवरेज ऑफ देयर स्क्वायर्स तो वो जीरो नहीं होगी। तो हम तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का एवरेज लेंगे, लेकिन एवरेज उनकी वेलोसिटीज का नहीं, उनकी वेलोसिटीज का स्क्वायर का। तो मसलन अगर हम पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है v1x का, उसका स्क्वायर ले लें, दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, देखिए यहां मैं इधर लिख देता हूं, इतने हिस्से को मिटा दूं, कोई मसला तो नहीं है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर ये, इसी तरह से nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर ये, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल है n, तो ये क्या बन गई, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी भी किस में आएगी, स्क्वायर में ही आएगी, दिस इज स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस। कोई प्रॉब्लम है इसमें, हमने स्क्वायर्स में बेटा एवरेज निकाल लिया। तो इतने हिस्से की जगह पर ये देखो ना, प्रेशर ऑफ द गैस, फिर ये इतने हिस्से, ये देखो ये जो इतना हिस्सा है इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस क्या बन गया, रो एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये एवरेज। कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, ये आ गया जी प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, ये आ गया। अब हमें पता है, ये देखो इसके बाद हमें ये पता है, ये बेटा देखो कि अगर कोई वेक्टर है लेट से a is equal to axi plus ayj plus azk, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो, क्या करोगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, अंडर रूट ले लें या इसका स्क्वायर ले लें। इसी तरह से इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमारी वेलोसिटी क्या बनेगी, ये देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू, चलो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो क्या निकलेगा, दैट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसके साथ इसकी एवरेज ले लें, इसकी एवरेज तो इसकी भी एवरेज लेनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना, यही मैंने यहां पर लिखा है। तो v एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और जितनी मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी उतनी ही वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी, उतनी ही जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी, तीनों को पीक दी मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमने प्रेशर ऑफ द गैस में देखें, पीछे क्या था बेटा, रो vx स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लगा दिया, 1/3 रो, ये बन गया, तो मसला है पास्कल लॉ के मुताबिक क्या होगा, प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बराबर, ये पास्कल लॉ क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर को कम या ज्यादा किया जाए तो जो प्रेशर की जो तब्दीली है, चेंज है, वो तमाम डायरेक्शंस में एक जैसी मुंतकिल होती है। तो अलोंग ऑल डायरेक्शन प्रेशर विल बी सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, P प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस क्या बन जाएगा, ये डेंसिटी को क्या लिखा जा सकता है, टोटल मास ओवर वॉल्यूम, ये लिखा जा सकता है ना, ये कैपिटल V जो है ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये स्मॉल v वेलोसिटी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है यहां से, क्यों जी, क्या उसी को बना ले जरा, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ये n ओवर v, ऐसे
और वो ये जो m है इसको इसके अंदर ले जाए, तो मसला है mv स्क्वायर ऐसे कर लें, ठीक है। अगर यहाँ हाफ बनाना हो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ये बन गई। सो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 2/3 n over v ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या बन गया, n नॉट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n नॉट, the pressure of the gas is equal to 2/3 n naught average translational kinetic energy। यहां से क्या रिलेशन आया कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जी आपका थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस करना शुरू किया है, उसका पहला लेक्चर था जो कि